हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम कक्षा 12 अर्थशास्त्र अध्याय 10 भुगतान संतुलन की स्टडी करेंगे। इस वीडियो में हम भुगतान संतुलन के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की स्टडी करेंगे। तो आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस आए उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। देखिए, अध्याय 1 और अध्याय 2 पर हमने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम भुगतान संतुलन का मतलब समझ लेते हैं। तो भुगतान संतुलन से आशय विभिन्न राष्ट्रों के मध्य वस्तुओं के आयात निर्यात के अतिरिक्त अन्य प्रकार के लेन देन से भी होता है। देखिए, दो शब्द यहाँ पर आए, आयात और निर्यात। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ राफेल विमान का। देखिए, हमारे पास रक्षा विमानों की कमी थी तो हमने फ्रांस से राफेल विमान अपने देश लेकर आए, तो ये हो गया आयात। यानी कि जब हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी होती है, हम दूसरे देशों से लेके आते हैं तो वो कहलाता है आयात। और हमारे पास जिस चीज़ की वृद्धि होती है, यानी कि जो भी चीज़ हमारे पास एक्सेस अमाउंट में होती है वो हम किसी देश को भेज देते हैं, तो वो कहलाता है निर्यात। जब हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी होती है, हम दूसरे देशों से वो चीज़ मंगाते हैं तो वो कहलाता है आयात। और हमारे पास जो चीज़ अधिक मात्रा में होती है, हम दूसरे देशों को भेज देते हैं, उसे हम कहते हैं निर्यात। तो आयात और निर्यात के अतिरिक्त अन्य प्रकार के लेन देन भी शामिल होते हैं भुगतान संतुलन में। वो कौन कौन से होते हैं? जैसे कि बीमा, जहाजी किराया, बैंकों का शुल्क, ब्याज, लाभ, पूंजी हस्तांतरण, सेवाओं के पुरस्कार आदि। तो व्यापार संतुलन क्या, भुगतान संतुलन क्या होता है? इसमें आयात और निर्यात के अलावा भी जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, विदेशी व्यापार को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। जबकि व्यापार संतुलन के अतिरिक्त जब अन्य सभी विदेशी लेन देन भी इसमें सम्मिलित कर लिए जाते हैं, यह भुगतान संतुलन कहलाता है। देखिए, व्यापार संतुलन में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ आयात और निर्यात पर फोकस किया जाता है। तो व्यापार संतुलन में अगर हम और चीज़ें ऐड कर दें तो वो हमारा भुगतान संतुलन हो जाता है। इस प्रकार भुगतान संतुलन किसी राष्ट्र में एक निश्चित समय में समस्त विदेशी लेन देन का विवरण होता है। देखिए, इस प्रकार जो भुगतान संतुलन होता है वो किसी भी राष्ट्र में एक निश्चित समय में विदेशी लेन देन का विवरण कहलाता है। भुगतान संतुलन आपने समझ लिया कि जब दो देशों के मध्य आयात और निर्यात होता है तो जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं उनके मध्य, वो सब भुगतान संतुलन के अंतर्गत आती हैं। आयात और निर्यात सिर्फ दो चीज़ें नहीं होती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक चीज़ हमने समझ ली। उसके बाद देखिए, प्रो बेनहम जी जो कि एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने भुगतान संतुलन के बारे में कुछ कहा है, वो हम देख लेते हैं। उन्होंने क्या कहा है? तो किसी राष्ट्र का भुगतान संतुलन उसका शेष विश्व के साथ एक समय की अवधि में किए जाने वाले मौद्रिक लेन देन का विवरण है। उसका शेष विश्व के साथ, शेष यानी कि जो बचा हुआ विश्व है, जो कंप्लीट वर्ल्ड है, उसके साथ एक समय की अवधि में किए जाने वाले मौद्रिक लेन देन का विवरण होता है। जबकि एक राष्ट्र का व्यापार संतुलन एक निश्चित अवधि में उसके आयातों व निर्यात के मध्य संबंध होता है। अभी तक हमने भुगतान संतुलन समझ लिया है। अब हम आ जाते हैं व्यापार संतुलन पर। तो व्यापार संतुलन की आप स्टडी करें तो आपको सिर्फ दो चीज़ों पर फोकस करना है, आयात और निर्यात। बस आपका व्यापार संतुलन हो गया। तो प्रो बेनहम जी ने व्यापार संतुलन की भी डेफिनेशन दी। उन्होंने कहा कि एक देश का व्यापार संतुलन एक निश्चित अवधि के भीतर उसके आयातों तथा निर्यातों के मूल्यों के बीच संबंध होता है। देखिए, जितना भी हम दूसरे देशों को भेजेंगे और दूसरे देशों से लेंगे, यानी कि आयात करेंगे और निर्यात करेंगे, उन सबका संबंध होता है व्यापार संतुलन। इस प्रकार व्यापार संतुलन किसी राष्ट्र के आयातों तथा निर्यातों के मध्य की अंतर की ओर संकेत करता है। ये हो गया हमारा व्यापार संतुलन। देखिए, व्यापार संतुलन में अगर हम और चीज़ें, सारी चीज़ें जोड़ दें, जो भी सारी चीज़ें होती हैं दो देशों के मध्य जब व्यापार किया जाता है, तो वो हमारा भुगतान संतुलन हो जाता है। और व्यापार संतुलन में सिर्फ आयात और निर्यात की बात की जाती है। तो आप दो चीज़ें अच्छी तरीके से समझ गए हैं। अब हम आ जाते हैं भुगतान संतुलन के चालू खाते में शामिल होने वाली मदें। देखिए, भुगतान संतुलन के चालू खाते में कौन कौन सी मदें शामिल होती हैं वो हम समझ लेते हैं। तो चालू खाते में वस्तुओं और सेवाओं का आयात, निर्यात एवं एक पक्षीय हस्तांतरण को सम्मिलित किया जाता है। एक पक्षी यानी कि सिर्फ एक पक्ष उसमें जिम्मेदार होता है। इसमें कौन कौन सी मद होती हैं? सबसे पहले हमारा दृश्य मद, दूसरा है अदृश्य मद। देखिए, दृश्य मद के अंतर्गत आता है वस्तुओं का आयात निर्यात, और अदृश्य मद के अंतर्गत आता है बीमा, परिवहन, पर्यटन, निजी एवं शासकीय हस्तांतरण आय, शासकीय मद और विनियोग आय। तो ये हमारी हो गई दृश्य मदें और अदृश्य मदें। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा विदेशी विनिमय दर। देखिए, विदेशी विनिमय दर हम समझ लेते हैं क्या होती है। तो विदेशी विनिमय दर या विनिमय दर वह दर कहलाती है जिस पर एक करेंसी का दूसरी करेंसी से विनिमय
किया जाता है। विनिमय का मतलब होता है चेंज किया जाता है। देखिए इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। देखिए डॉलर अमेरिका की करेंसी है और रुपीस भारत की करेंसी है, तो इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर दिया जाता है। यही हमारी विदेशी विनिमय दर कहलाती है। जब हम दो देशों के मध्य व्यापार कराएंगे तो दोनों में अपनी अलग अलग करेंसी चलती है। जब हमें अमेरिका जाकर व्यापार करना है तो हमें अपनी करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जब अमेरिका वालों को इंडिया में व्यापार करना होगा तो उनकी डॉलर की करेंसी को उन्हें रुपीस में कन्वर्ट करना होगा। तो यही हमारी विदेशी विनिमय दर कहलाती है। ऐसे भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, अपनी लैंग्वेज बनाकर लिख सकते हैं। यह दर एक करेंसी में दूसरी करेंसी की कीमत होती है। देखिए $1 की अभी रुपीस में कितनी कीमत चल रही है, 72 के समथिंग। तो ये क्या होती है, दूसरी करेंसी की कीमत होती है। इसे व्यक्त करने का एक तरीका यह है कि घरेलू करेंसी के रूप में विदेशी करेंसी की एक इकाई की कीमत होती है। ये हो गया हमारा विदेशी विनिमय दर। आपने समझ लिया। विदेशी विनिमय दर का मतलब होता है कि जब हमें किसी दूसरे देश में जाकर व्यापार करना है तो जो हमारी करेंसी है उसको हमें उस देश की करेंसी में बदलना होता है। बस यही होती है विदेशी विनिमय दर। आप एग्जाम्पल देकर लिख सकते हैं, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि मान लीजिए हमें विदेश में जाकर व्यापार करना है, हमें अमेरिका जाकर व्यापार करना है, तो वहाँ की करेंसी डॉलर है, हमारे देश की करेंसी रुपीस है, तो हमें रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करना होगा। यही हमारी विदेशी विनिमय दर कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है तात्कालिक विनिमय दर, स्पॉट एक्सचेंज रेट। देखिए तात्कालिक का मतलब होता है इंस्टेंट, तुरंत। तो तात्कालिक विनिमय दर वह दर है जिस पर एक देश की करेंसी का दूसरे देश की करेंसी से वर्तमान अवधि में विनिमय किया जाता है। वर्तमान अवधि यानी कि करंट में, विनिमय यानी कि मिलाया जाता है। उसके बाद मौद्रिक विनिमय दर आ जाती है हमारी। मौद्रिक विनिमय दर घरेलू मुद्रा के रूप में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत होती है। मौद्रिक विनिमय दर क्या होती है, घरेलू मुद्रा के रूप में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत होती है। देखिए अभी तक हमने क्या क्या समझा, विदेशी विनिमय दर, तात्कालिक विनिमय दर और मौद्रिक विनिमय दर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में हमें अंतर बताना है। तो व्यापार संतुलन में आयात निर्यात का विवरण होता है। देखिए आप ये बात अच्छी तरीके से अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि व्यापार संतुलन की बात जहाँ भी होगी तो आपको आयात और निर्यात का तो वहाँ लिखना जरूरी है। आयात और निर्यात आप 100% वहाँ लिखेंगे, क्योंकि व्यापार संतुलन में सिर्फ और सिर्फ आयात और निर्यात की ही बात होती है। और भुगतान संतुलन में आयात निर्यात के साथ साथ सेवाओं, पूंजी आदि के आयात निर्यात को भी शामिल किया जाता है। और व्यापार संतुलन में आयात निर्यात के बारे में ही बात होती है, लेकिन भुगतान संतुलन में जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, जब दो देश आपस में व्यापार करते हैं तो सिर्फ आयात और निर्यात ही नहीं होता है, बाकी बहुत सारी चीज़ें उनके बीच करनी पड़ती हैं। तो वो सारी चीज़ें भुगतान संतुलन के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट है व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का अंग होता है। देखिए व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का अंग होता है क्योंकि भुगतान संतुलन में सारी चीज़ें आती हैं, आयात और निर्यात भी आती हैं, और व्यापार संतुलन में सिर्फ आयात और निर्यात आती हैं। तो इसलिए यह भुगतान संतुलन का अंग है। भुगतान संतुलन सभी मदों का योग होता है। देखिए मद कौन कौन सी होती हैं, दृश्य मद और अदृश्य मद, अभी हमने बताया आपको। तो भुगतान संतुलन सभी मदों का योग होता है, जितनी भी मद होती है दृश्य और अदृश्य उन सबका योग होता है। व्यापार संतुलन में केवल दृश्य मदें शामिल की जाती हैं। देखिए दृश्य मद इसलिए शामिल की जाती हैं क्योंकि सिर्फ दृश्य मदों में आयात और निर्यात की बात होती है, इसलिए सिंपल सी बात है, तो दृश्य मद ही इसके अंतर्गत आती हैं। उसके बाद दूसरा है भुगतान संतुलन में दृश्य व अदृश्य दोनों प्रकार की मदें होती हैं। क्योंकि भुगतान संतुलन में सारी चीज़ें आती हैं, इसलिए दृश्य और अदृश्य दोनों तरह की मद उसमें आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कि व्यापार की दृष्टि से व्यापार संतुलन का महत्व कम होता है। देखिए व्यापार की दृष्टि से व्यापार संतुलन का महत्व कम होता है, क्योंकि सिर्फ दो देशों के मध्य अगर आप बिजनेस करा रहे हो, व्यापार करा रहे हो, तो सिर्फ आयात और निर्यात ही नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए इसका महत्व बहुत कम होता है, जबकि भुगतान संतुलन का महत्व अधिक होता है। उसके बाद किसी राष्ट्र का व्यापार संतुलन पक्ष में न होना कोई चिंता का विषय नहीं है। देखिए किसी राष्ट्र का व्यापार संतुलन उसके पक्ष में नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है। किसी राष्ट्र का भुगतान संतुलन पक्ष में ना होना चिंता की बात होती है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें होती हैं। इसमें हमने अंतर समझ लिया। देखिए जब भी आप व्यापार संतुलन की बात करेंगे तो आपको याद रखना है कि व्यापार आयात और निर्यात की बात हो रही है, और अगर आप भुगतान संतुलन की बात करेंगे तो जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं आयात और निर्यात को मिलाकर भी उनकी बात करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन का सापेक्षिक महत्व बताइए। देखिए सापेक्षिक मतलब होता है साथ साथ, तो दोनों का हमें एक साथ क्या महत्व है, एक साथ इनको क्यों हम
स्टडी करनी चाहिए उसके बारे में आपको बताना है। तो व्यापार संतुलन की अपेक्षा भुगतान संतुलन अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए व्यापार संतुलन की अपेक्षा भुगतान संतुलन अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए अगर आप सिर्फ भुगतान संतुलन की स्टडी कर लोगे और व्यापार संतुलन की स्टडी नहीं करोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप व्यापार संतुलन की स्टडी सिर्फ करोगे और भुगतान संतुलन की स्टडी नहीं करोगे तो आपका काम नहीं चलने वाला है। तो वास्तव में किसी राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करने और निर्देशित करने में भुगतान संतुलन का महत्वपूर्ण स्थान होता है, व्यापार संतुलन का नहीं होता है। देखिए किसी भी राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति का विश्लेषण, देखिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति अगर हमें किसी भी देश की पता करनी है तो भुगतान संतुलन के बारे में हमें उसकी डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी, उससे हम पता कर सकते हैं, लेकिन व्यापार संतुलन से पता नहीं कर सकते। व्यापार संतुलन को भ्रमपूर्ण संतुलन भी कहते हैं। देखिए व्यापार संतुलन को भ्रमपूर्ण संतुलन कहा जाता है। उससे राष्ट्र की आर्थिक स्थिति की सही जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें सिर्फ आयात और निर्यात पर ही फोकस किया जाता है और दो देशों के मध्य या फिर विदेशों से सिर्फ आयात और निर्यात नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। किसी राष्ट्र का व्यापार संतुलन प्रतिकूल होने पर भी उसका भुगतान शेष ठीक तथा साम्य की स्थिति में हो सकता है और इस साम्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक देश प्रयासरत रहता है। साथ ही प्रत्येक देश इस बात का भी ध्यान रखता है कि उसे भुगतान संतुलन का साम्य किस प्रकार प्राप्त हो। इस प्रकार किसी देश का भुगतान संतुलन का अध्ययन व्यापार संतुलन की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। भुगतान संतुलन वास्तव में एक आर्थिक बैरोमीटर है। देखिए भुगतान संतुलन क्या है? एक आर्थिक बैरोमीटर है जिससे किसी देश की आर्थिक दशा का अनुमान लगाया जा सकता है। देखिए भुगतान संतुलन में सारी चीज़ें आती हैं, व्यापार संतुलन में सिर्फ और सिर्फ आयात और निर्यात आता है। तो देखिए दो देशों के मध्य या फिर और भी ज़्यादा देशों के मध्य अगर व्यापार कर रहा है कोई भी देश तो आयात और निर्यात पर ही फोकस नहीं करता है, बाकी बहुत सारी चीज़ होती हैं। इसलिए व्यापार संतुलन की स्टडी अगर आप नहीं भी करते हो तो चलेगा, लेकिन आपको भुगतान संतुलन की स्टडी अवश्य करनी होगी। इससे सारे देशों की आर्थिक स्थिति का भी पता लग जाता है कि किस देश में क्या चीज़ हो रही है और कैसा उसका आर्थिक इन्वायरमेंट है। इतनी चीज़ हो गई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्थिर विनिमय दर के गुण या उसके पक्ष में तर्क हमें देना है। देखिए स्थिर विनिमय दर के गुण हमें बताने हैं या फिर आप उसके पक्ष में क्यों हैं हमें बताना है। तो पूंजी निर्माण और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है। स्थिर विनिमय दर से क्या होता है? पूंजी निर्माण व आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है। देखिए विनिमय दर स्थिर होने के कारण राष्ट्र की आंतरिक व्यवस्था में भी स्थिरता बनी रहती है। जो हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था है, आंतरिक यानी कि इंटरनल हमारी खुद की, उसमें क्या होता है? स्थिरता बनी रहती है और आंतरिक स्थिरता का प्रभाव राष्ट्र की पूंजी निर्माण और आर्थिक विकास पर होता है। देखिए आर्थिक स्थिरता अगर होगी तो पूंजी निर्माण ज़्यादा होगा और हमारे देश का आर्थिक विकास ज़्यादा होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन। देखिए स्थिर विनिमय दरें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास में सहायक होती हैं। देखिए विनिमय दर अगर हम एक जैसी रखेंगे तो उससे क्या होगा कि लॉन्ग टाइम तक कोई भी देश हमारे देश में आकर बिजनेस कर पाएगा। विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि अगर हमारे देश की आर्थिक स्थिति ठीक है तो वो भी चाहेंगे कि हमारे देश में इन्वेस्ट करें और यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएं और हमें भी उसका फ़ायदा दें। उसके बाद उच्चावचनों पर नियंत्रण। उच्चावचन यानी होता है, आप ये समझिए, उच्चावचनों का मतलब होता है कि उतार चढ़ाव नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा उतार चढ़ाव आएंगे तो सट्टेबाजी उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगी। तो ये स्थिर विनिमय दर के गुण हो गए या उसके पक्ष में तर्क हो गए। कौन कौन से हैं? पूंजी निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन, विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन और उच्चावचनों पर नियंत्रण। उच्चावचन का मतलब होता है उतार चढ़ाव। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा उतार चढ़ाव होते हैं तो सट्टेबाजी को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे आर्थिक अस्थिरता बढ़ती है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भुगतान संतुलन में असंतुलनता के प्रमुख कारण। देखिए भुगतान संतुलन में असंतुलनता कौन कौन से कारक लाते हैं वो हमें बताना है। तो विकास कार्यक्रम सबसे पहला है, विकास कार्यक्रम। तो किसी राष्ट्र का भुगतान संतुलन उसके आर्थिक विकास की अवस्था पर निर्भर करता है। देखिए किसी भी राष्ट्र का भुगतान संतुलन होता है वो किस पर निर्भर करता है? आर्थिक विकास की अवस्था पर निर्भर करता है। यदि राष्ट्र विकास की प्रक्रिया से गुजर रहा है तो उसके भुगतान संतुलन में घाटा होगा। देखिए कोई भी राष्ट्र अगर विकास की प्रक्रिया से गुजर रहा है, अगर वो विकासशील देश है तो भुगतान संतुलन में घाटा होगा, क्योंकि कच्चे माल, मशीनरी, पूंजी, उपकरण और विकास प्रक्रिया से संबंध सेवाओं को आयात करता है। देखिए कोई भी देश अगर विकासशील है तो बहुत सारी चीज़ें दूसरे देशों से मंगाएगा, मशीनरी और बाकी कच्चा माल। इसीलिए क्या होता है? विकास कार्यक्रम में भुगतान संतुलन में घाटा होता है। घाटा क्यों होता है? क्योंकि कोई भी देश अगर विकासशील है उसके पास चीज़ें नहीं है तो वो दूसरे देशों से मंगाता है।
उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चक्रीय असंतुलन। तो व्यापार चक्र के कारण उत्पन्न असंतुलन को हम चक्रीय असंतुलन कहते हैं। व्यापार चक्र होता है, उसके कारण जो भी असंतुलन उत्पन्न होता है उसको हम चक्रीय असंतुलन कहते हैं। व्यापार चक्र किसी राष्ट्र के उत्पादन तथा आय को प्रभावित करते हैं। व्यापार चक्र क्या करते हैं? किसी भी राष्ट्र के उत्पादन तथा आय को, उत्पादन यानी कि कोई सा देश कितनी चीज़ें प्रोडक्ट कर रहा है, कितनी चीज़ें निकाल रहा है और उनसे उसको कितनी कमाई हो रही है। प्रसार काल में आय में वृद्धि तथा संकुचन काल में आय में कमी होती है। प्रसार काल यानी कि जब कोई भी चीज़ बढ़ती है उसे हम प्रसार काल कहते हैं, और संकुचन यानी कि छोटा या घटना। तो आय में कमी होगी, प्रसार में सीधी सी बात है, जब हम ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे तो ज़्यादा चीज़ें बेचेंगे तो हमारी ज़्यादा इनकम होगी। संकुचन यानी कि कम चीज़ बनाएंगे और कम चीज़ बेचेंगे तो हमारी जो आय होगी वो भी लिमिटेड होगी, कम होगी, जिससे आयात विशेष रूप से प्रभावित होता है। आयात ज़्यादा रूप से प्रभावित होता है क्योंकि हमारा देश में हम खुद ही बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम कर लेते हैं। अगर हम ज़्यादा नहीं बनाएंगे तो हम दूसरों को कैसे भेजेंगे और हमारा आयात इससे प्रभावित होगा। निर्यात पर चक्रीय संतुलन का प्रभाव नहीं होता है। देखिए, निर्यात पर असंतुलन का प्रभाव नहीं होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है तकनीकी परिवर्तन। उत्पादन में होने वाले तकनीकी परिवर्तन भुगतान लागत को कम करते हैं। जिस राष्ट्र में इस प्रकार की परिवर्तन होते हैं उसको ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में जिनकी उत्पादन तकनीकी में परिवर्तन होता है लाभ मिलने लगते हैं, हानि कम हो जाती है। देखिए, तकनीकी रूप से भी किसी भी देश को सक्षम होना होता है। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि। देखिए, ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। सबसे पहला है कि विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि की दर अधिक पाई जाती है। जो विकासशील देश होते हैं उनमें जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा होती है। हम अपने देश का एग्जांपल लेते हैं कि देखिए, कोरोना वैक्सीन का एग्जांपल लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे देश की 130 करोड़ जनसंख्या है, तो हमें 130 करोड़ डोज बनाने पड़ेंगे हमारे देश की पूर्ति के लिए। उसके बाद 130 करोड़ के बाद हम जितने भी बनाएंगे वो हम निर्यात कर पाएंगे। तो अगर हमारे देश की जनसंख्या 20 मान लीजिए 20 करोड़ होती और हम फटाफट 20 करोड़ बनाने के बाद फिर हम निर्यात पर फोकस करते हैं, लेकिन अभी हमें सिर्फ कितने पर फोकस करना है? 130 करोड़ पर फोकस करना पड़ा है, तो हम ज़्यादा निर्यात नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए जो जनसंख्या वृद्धि है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उपभोक्ता रुचि में परिवर्तन। देखिए, रुचि उपभोक्ता की बार बार बदलती रहती है। आप अपनी रुचि से भी समझ सकते हैं, आपको आज कोई और चीज़ पसंद है, कल आपको कोई और चीज़ पसंद आ जाएगी। तो ये हमारे कारण होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भुगतान संतुलन में संतुलन को ठीक करने के मौद्रिक उपाय, या फिर ये क्वेश्चन आपको आ सकता है भुगतान संतुलन में असंतुलन ठीक करने के अमौद्रिक उपाय बताने। हम दोनों मौद्रिक और अमौद्रिक दोनों देख लेते हैं। सबसे पहले मौद्रिक उपाय, तो मुद्रा संकुचन। मुद्रा संकुचन हम समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा भुगतान शेष के असंतुलन को ठीक करने के लिए देश में मुद्रा संकुचन का सुझाव दिया जाता है, अर्थात महंगी मुद्रा नीति एवं आवश्यक साख नीति को अपनाकर देश में मुद्रा की मात्रा को सीमित कर दिया जाए। देखिए, मुद्रा को संकुचित कर दिया जाता है। मुद्रा अवमूल्यन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मौद्रिक संकुचन। पहला पॉइंट था मौद्रिक उपाय में। उसके बाद दूसरा हमारा है मुद्रा अवमूल्यन। तो इस उपाय द्वारा एक राष्ट्र अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है, जिससे अंतर्गत विदेशी मुद्राओं की तुलना में अपने राष्ट्र की मुद्रा का मूल्य कम कर दिया जाता है। अवमूल्यन यानी कि दूसरे देशों से अपनी मुद्रा की तुलना करता है। उसके बाद विनिमय नियंत्रण। तो मुद्रा अवमूल्यन से देश के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। सरकार द्वारा विनिमय नियंत्रण स्थापित हो जाता है। आयात और निर्यात पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। निर्यातकों द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा को राष्ट्रीय मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। तो ये हमारे कितने पॉइंट हो गए मौद्रिक उपायों में? सबसे पहला पॉइंट है हमारा मुद्रा संकुचन, दूसरा पॉइंट है हमारा मुद्रा अवमूल्यन, तीसरा पॉइंट है हमारा विनिमय नियंत्रण, और अब हम आ जाते हैं अमौद्रिक उपायों पर। तो अमौद्रिक उपायों में पहला है हमारा आयातों में कमी। आयात यानी कि कौन कौन सी चीज़ हम दूसरे देशों को भेज रहे हैं। तो भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को दूर करने के लिए नितांत आवश्यक है कि राष्ट्र के आयातों में कमी की जाए। हमें जो चीज़ हम ज़्यादा भेज रहे हैं उसको कम कर दें। हम जब आयात अधिक तथा निर्यात कम होते हैं तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस स्थिति में नियंत्रण में लाने के लिए सरकार को आयातों में प्रतिबंध लगाना पड़ता है। तो ये हमारे अमौद्रिक उपाय होगा। पहला कौन सा है? आयातों में कमी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है निर्यातों को प्रोत्साहन। हमें निर्यात को प्रोत्साहन करना पड़ता है। प्रतिकूल भुगतान संतुलन को समायोजित करने के लिए एक प्रभावशाली उपाय यह है कि निर्यातों में वृद्धि की जाए। इसके लिए सरकार द्वारा निर्यातों को प्रोत्साहित किया जाता है। सरकार द्वारा कई सुविधाएं निर्यातकों को दी जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण प्राप्ति। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो भी हैं उनसे हम ऋण प्राप्ति करके इसमें संतुलन स्थापित विनिमय मूल्य ह्रास के माध्यम से।
तो यह उपाय मुद्रा अवमूल्यन से मिलता जुलता है। मुद्रा अवमूल्यन राष्ट्र सरकार द्वारा कानून के अंतर्गत किया जाता है, किंतु विनिमय ह्रास सरकार द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि राष्ट्र की आर्थिक परिस्थितियों का परिणाम होता है। देखिए अमौद्रिक में हमने क्या क्या देखा, अमौद्रिक उपाय जो थे उनमें क्या क्या देखा, आयातों में कमी सबसे पहला पॉइंट था। उसके बाद दूसरा पॉइंट था हमारा निर्यातकों को प्रोत्साहन। तीसरा पॉइंट था अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण प्राप्ति। चौथा पॉइंट है हमारा विनिमय मूल्यह्रास के माध्यम से। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विदेशी विनिमय दर में उतार चढ़ाव के कारण हमें बताने हैं। देखिए विदेशी विनिमय दर में उतार चढ़ाव कब होता है, कैसे होता है, वो हमें कारण बताने हैं। तो सबसे पहला है हमारा विदेशी व्यापार की स्थिति। यदि किसी राष्ट्र के आयात अधिक होते हैं तो उस राष्ट्र में विदेशी मुद्रा की मांग उसकी पूर्ति से अधिक होने के कारण विनिमय दर उस राष्ट्र के प्रतिकूल हो जाती है। यदि उस राष्ट्र का निर्यात आयात से अधिक है तब विदेशी मुद्रा की मांग पूर्ति से कम होगी। देखिए ये सारी चीज़ें आपको समझ लेनी है कि पहला पॉइंट है हमारा विदेशी व्यापार की स्थिति ठीक होनी चाहिए, आयात और निर्यात में बैलेंस होना चाहिए। दूसरा स्टॉक एक्सचेंज अथवा सट्टा बाजार का प्रभाव। देखिए सट्टा बाजार में विदेशी विनिमय बिलों, अंशों तथा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। देखिए सट्टे लगाए जाते हैं कि कौन से देश की दर अधिक होगी, कौन से देश की दर कम होगी। तो भविष्य में विनिमय दर में परिवर्तनों को आशा से जब दूसरे राष्ट्रों की जनता अन्य राष्ट्रों से स्टॉक, शेयर या प्रतिभूतियां क्रय करने लगती है तो मुद्रा की मांग बढ़ जाने से विनिमय दर काफ़ी कम हो जाती है। मुद्रा की मांग जब बढ़ेगी तो विनिमय दर कम हो जाती है। किसी भी देश का अगर अर्थव्यवस्था डामाडोल है तो लोग अंदाजा लगाने लगते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बैंकों की क्रियाएं। तो विदेशी विनिमय दर पर राष्ट्र की बैंकिंग नीति का भी प्रभाव पड़ता है। विदेशी विनिमय दर को हम प्रभावित करने वाले कारक बता रहे हैं। तो तीसरा कारक है हमारा बैंकों की क्रियाएं। तो विदेशी विनिमय दर पर राष्ट्र की बैंकिंग नीति का भी प्रभाव पड़ता है। यदि केंद्रीय बैंक दर में वृद्धि कर देता है तो ऊंची ब्याज दर अर्जित करने के उद्देश्य से विदेशी लोग राष्ट्र में पूंजी निवेश करने लगते हैं। अगर केंद्रीय बैंक ने अगर ब्याज बढ़ा दिया तो विदेशी लोग उस बैंक में पैसा डाल देते हैं ताकि उनको अधिक से अधिक ब्याज मिल पाए। इस चीज़ को भी ध्यान रखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मध्यस्थों की क्रियाएं। मध्यस्थ यानी होते हैं मीडिएटर्स, जो बीच में आकर इधर को भी लोगों को भी फायदा दिलाना चाहते हैं, उधर को भी दिलाना चाहते हैं और बीच में कमीशन खा जाते हैं। तो इन क्रियाओं को अंतरपरण भी कहते हैं। देखिए मध्यस्थों की क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, अंतरपरण। तो अंतरपरण की क्रिया को मुद्रा बाजारों में विनिमय दरों के अंतर से लाभ उठाने के लिए की जाती है। जिस बाजार में मुद्रा सस्ती होती है वहाँ से क्रय कर उसे बाजार में बेचा जाता है जहाँ मुद्रा महंगी होती है। देखिए इसमें क्या होता है, मध्यस्थ क्या करते हैं, जिस भी बाजार में सस्ती चीज़ें होती हैं उससे उठाकर मुद्रा को महंगे वाले बाजार में डाल देते हैं ताकि फ़ायदा उन्हें हो सके। चलन दशाएं। तो देश की चलन स्थिति का विनिमय दर पर प्रभाव पड़ता है। जब राष्ट्र में मुद्रा स्फीति की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है तब विदेशी पूंजी राष्ट्र से बाहर जाने लगती है। इससे विदेशी मुद्रा की मांग में वृद्धि हो जाती है और विनिमय दर राष्ट्र के विपक्ष में चली जाती है। यानी कि जब मुद्रा की मांग में वृद्धि होगी तो राष्ट्र की जो विनिमय दर होगी वो अपोजिट हो जाएगी, राष्ट्र के अगेंस्ट हो जाएगी, कम पड़ जाएगी। उसके बाद राजनीतिक दशाएं। देखिए राजनीतिक दशाओं का भी विदेशी विनिमय दर पर इफेक्ट होता है, क्योंकि किसी भी पार्टी की सरकार आ जाती है तब वो कुछ अलग नियम बनाती है, दूसरी पार्टी की सरकार आती है कुछ अलग नियम बनाती है, तो इससे प्रभावित होती है। तो हमने सबसे पहले कारक कौन कौन से देखे। सबसे पहला है हमारा विदेशी व्यापार की स्थिति, दूसरा स्टॉक एक्सचेंज अथवा सट्टा बाजार का प्रभाव, तीसरा पॉइंट है हमारा बैंकों की क्रियाएं, चौथा पॉइंट है हमारा मध्यस्थों की क्रियाएं और लास्ट पॉइंट है हमारा चलन दशाएं और राजनीतिक दशाएं। तो ये होती है हमारी विदेशी विनिमय दर को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है लोचपूर्ण विनिमय दर के पक्ष में तर्क। लोचपूर्ण विनिमय दर के पक्ष में कौन कौन से तर्क जाते हैं वो हमें बताना है। तो पहला है हमारा आर्थिक प्रगति की सूचक होती है। तो लोचपूर्ण विनिमय दरें देश की आर्थिक प्रगति की सूचक होती हैं। यदि आर्थिक स्थिति में स्थिरता रहती है तो विनिमय दर में भी स्थिरता बनी रह सकती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भुगतान संतुलन में सुधार। लोचपूर्ण विनिमय दर की सहायता से भुगतान शेष में संतुलन स्थापित किया जा सकता है। विनिमय दर का मुख्य कार्य भुगतान संतुलन में सुधार करना होता है। विनिमय दर का मुख्य काम होता है भुगतान संतुलन में सुधार करना। अवमूल्यन संभव। तो यह क्या होता है, आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप राष्ट्र में अधिमूल्यन या अवमूल्यन करना आवश्यक हो जाता है। उसके बाद स्वतंत्र आर्थिक नीति।
स्थिर विनिमय दरों में दूसरे राष्ट्र पर निर्भरता बढ़ने से कोई राष्ट्र स्वतंत्र नीति नहीं अपना सकता है, परंतु लोचपूर्ण विनिमय दर में क्या होता है, अन्य राष्ट्रों की उसमें इंटरफेरेंस नहीं होती है और वो अपनी आर्थिक नीतियां खुद संचालित कर सकता है। तो लोचपूर्ण विनिमय दर के पक्ष में कौन कौन से तर्क जाते हैं, वो ये 4 तर्क हैं। कौन कौन से हैं? आर्थिक प्रगति की सूचक होती है, भुगतान संतुलन में सुधार होता है, इससे अवमूल्यन संभव होता है और स्वतंत्र आर्थिक नीति होती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा है लोचपूर्ण विनिमय दर के विपक्ष में कौन कौन से तर्क जाते हैं। तो सबसे पहला है अल्प विकसित राष्ट्रों के लिए अनुपयुक्त। जो अल्प विकसित राष्ट्र होते हैं, देश होते हैं, उनके लिए यह अनुपयुक्त होता है, उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि अल्प विकसित राष्ट्रों को विकसित राष्ट्रों से कच्चा माल, पूंजीगत सामान, तकनीकी ज्ञान आदि को निर्यात करना पड़ता है। इससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा विदेशी विनिमय की ज़रूरत होती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा संतुलन के लिए प्रतिकूल। तो भुगतान शेष में संतुलन बनाए हेतु लोचपूर्ण विनिमय दरों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। साधनों की बर्बादी इसमें होती है। विनिमय दर में बार बार परिवर्तन होने से निर्यात व आयात उद्योगों के लाभ में परिवर्तन होते रहते हैं। कभी ज़्यादा निर्यात करना पड़ता है तो कभी ज़्यादा आयात करना पड़ता है। व्यापार शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव होता है। जो व्यापार शर्तें होती हैं उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।